हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो आज मोल कॉन्सेप्ट का आपका आखिरी क्लास है नीट के लिए और जेई मेन और एडवांस्ड के लिए जो आपका क्लास हो रहा था। इसमें हम जो जो टॉपिक थोड़ा बच गया है उसको पूरा कवर कर देंगे। तो आज मेनली मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल इंडिकेटर के बारे में, जो होता है टाइट्रेशन में यूज होता है। उससे थोड़ा क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस बारे में मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। तो एक डबल टाइट्रेशन के बारे में बताऊंगा और कुछ जो बच गए हैं, कुछ छोटा छोटा फॉर्मूलाज हैं एक दो, वो वाला फॉर्मूला सिर्फ आपको बता दूंगा और मोल कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होगा कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। तो अच्छे तरह से प्रिपेयर रहिए, आगे काइनेटिक्स टॉपिक आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इंडिकेटर के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ और थ्योरी ऑफ डबल इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, तो ये डबल इंडिकेटर कहाँ पे यूज होता है। ये डबल इंडिकेटर नाम अगर है तो पता चल रहा है हमें कि टाइट्रेशन हो रहा है, तो टाइट्रेशन में ही यूज होता है। तो मेरा टाइट्रेशन जब होगा, कुछ टाइट्रेशंस में मेरा डबल इंडिकेटर यूज होता है। कौन सा टाइट्रेशन में यूज होता है, जिस टाइट्रेशन में दो एंड पॉइंट हो, जिस टाइट्रेशन में दो एंड पॉइंट हो उसमें हम डबल इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा एग्जांपल है, अगर मैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को टाइट्रेट करूं एसिड के, तो एसिड में मैं HCl भी ले सकता हूं, H2SO4 भी ले सकता हूं, इस टाइप का जो भी एसिड मैं ले सकता हूं। तो Na2CO3 को मैं जब एसिड के साथ टाइट्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टू एंड पॉइंट्स मिलता है, दो एंड पॉइंट मिलता है, क्योंकि इसमें दो स्टेप का इन्वॉल्वमेंट रहता है, टू स्टेप रिएक्शन रहता है। तो मुझे मिलता है क्या दो एंड पॉइंट। तो ये जो दो एंड पॉइंट्स होंगे, ये जो दो एंड पॉइंट्स का क्या होता है पीएच डिफरेंट होता है। दोनों ही एंड पॉइंट्स में पीएच अलग रहता है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्यों पीएच अलग रहता है। तो पीएच क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। और एक चीज है, पीएच डिफरेंट रहता है, इसलिए हम डिफरेंट इंडिकेटर का यूज करते हैं। क्योंकि पीएच डिफरेंस होता है तो इंडिकेटर भी हमें अलग लेना है, क्योंकि इंडिकेटर्स मेनली पीएच डिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक पीएच में एक इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा। इंडिकेटर क्या होता है, कलर चेंज क्या होता है, ये जब मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे तरह से पूरा ब्रॉडली मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी सिर्फ जानिए कि पीएच डिफरेंट होगा तो डिफरेंट इंडिकेटर होगा। तो ये जो टाइट्रेशन करते हैं, इसमें हम दो टाइप का इंडिकेटर को मेनली यूज करते हैं। एक है पीएचपी बोलते हैं और एक को बोलते हैं एमओ। एक को बोलते हैं क्या पीएचपी और एक को बोलते हैं क्या हम एमओ। तो पीएचपी होता है फिनेलोफ्थलीन और एमओ होता है मेरा क्या, मिथाइल ऑरेंज। ये दो इंडिकेटर हम यूज करते हैं। तो जहां पे मुझे फिनेलोफ्थलीन लिखना है मैं इसको शॉर्टकट में पीएचपी लिख दूंगा, और जहां पे मिथाइल ऑरेंज लिखना है उसको मैं एमओ लिख दूंगा। तो ये दो यूज होता है। तो मेरा स्टेप क्या क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि मेरा जो Na2CO3 है, अगर इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या देगा, NaHCO3 प्लस क्या देगा, NaCl, आया ना। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, उसमें होगा मेरा NaHCO3 प्लस क्या होगा, मैं दे दूंगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस NaCl। तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ये इससे ये H2CO3 प्लस NaCl। तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन में क्या बनेगा, Na2CO3 से NaCl बनेगा। ठीक है, तो ये होता है रिएक्शन।
तो ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, इसमें यूज होता है फेनोल्फथालीन इंडिकेटर PHP, और इसमें यूज होता है क्या, मिथाइल ऑरेंज। मतलब हाफ ऑफ टाइट्रेशन, फर्स्ट एंड पॉइंट मतलब क्या है, हाफ ऑफ टाइट्रेशन में मुझे क्या यूज करना है, फिनोल्फथालीन, एंड फुल के लिए मुझे यूज करना है क्या, मिथाइल ऑरेंज। तो मैं अगर PHP यूज करूंगा तो मुझे सिर्फ, अगर यूज किया तो मुझे सिर्फ फर्स्ट एंड पॉइंट मिलेगा, और अगर मैं मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा सेकेंड एंड पॉइंट सिर्फ मिलेगा। यह मेरा क्या, फर्स्ट एंड पॉइंट, यहां से मुझे क्या मिलेगा, सेकेंड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब जहां पे आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज कर सकते हो, मतलब जहां पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ये वाला, ठीक है, वो है क्या, इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पे जितना भी Na2CO3 है NaHCO3 में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट एंड पॉइंट। और जब NaHCO3 कन्वर्ट होता है किसमें, NaCl में, उसको बोलेंगे क्या, सेकेंड एंड पॉइंट, ठीक है। तो मैं रफली ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा Na2CO3 को डिटेक्ट कौन करेगा, PHP, पर NaHCO3 को PHP डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने सिर्फ NaHCO3 लिया, ये वाला रिएक्शन सिर्फ लिया, और वहां पे मैंने फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज किया, तो मुझे क्या है, कलर चेंज नहीं दिखेगा। पर Na2CO3 अगर लिया है तो उसमें क्या होगा, PHP हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर है, उसके साथ हम PHP इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते, पर सोडियम कार्बोनेट अगर है, उसमें हम PHP इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो PHP से मिलेगा फर्स्ट एंड पॉइंट, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड एंड पॉइंट मिलेगा। पर मेरा Na2CO3 है, उसका कंप्लीट रिएक्शन होगा, हाँ या ना, और NaHCO3 है, तो NaHCO3 में मैं मिथाइल ऑरेंज को यूज कर सकता हूं। समझ में आया। और मिथाइल ऑरेंज क्या देगा, सेकेंड एंड पॉइंट देगा। Na2CO3 में भी यूज कर सकते हो, ये पहले इसमें कन्वर्ट होगा, देन हमारा क्या होगा, H2CO3 में का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो H2CO3 है वो क्या हो जाएगा, उसके बाद डिसोसिएट होके हो जाता है H2O प्लस CO2। आपको पता है कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वाटर प्लस CO2 में बन जाता है, तो ये मैं बोल सकता हूँ। तो ये पहले आप थोड़ा इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा रिएक्शन ये वाला है, तो मैं क्या लिख सकता हूं उससे, देखो ये वाला मेरा रिएक्शन है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट और एट फर्स्ट एंड पॉइंट लिख देते हैं, टू बी स्पेसिफिक। एट फर्स्ट एंड पॉइंट क्या होगा, देखिए एट फर्स्ट एंड पॉइंट मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, क्योंकि रिएक्शन ऑन हो रहा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, हाँ या ना। तो फर्स्ट स्टेप में हम जितना HCl यूज किए होंगे वो, तो इसको लिख सकते हैं HCl एडेड टिल फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कन्वर्टेड टू NaHCO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl added
टिल फर्स्ट एंड पॉइंट। हाँ या ना, ये हमें मिल गया। अब सेकेंड एंड पॉइंट में क्या होगा, सेकेंड एंड पॉइंट में होगा एट सेकेंड एंड पॉइंट क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड, मतलब जो NaHCO3 मेरा बना है इट्स इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड पॉइंट। तो इसमें हम यूज करेंगे क्या, फेनोल्फथालीन, और यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। समझ में सबको आ गया? ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको ही यूज करके हम क्या करेंगे, अपना प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी अगर देखिए मुझे अगर एक मिक्सचर दिया है, मतलब इसमें तो एक Na2CO3 सिर्फ था, मुझे अगर कोई मिक्सचर दिया है, मुझे अगर कोई मिक्सचर दिया है, तो मिक्सचर पकड़ लीजिए, दिया है मुझे Na2CO3 प्लस NaHCO3 का मुझे मिक्सचर दिया है। तो मैं टाइट्रेशन करूंगा तो क्या होगा, देखिए मैं टाइट्रेशन करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा और फर्स्ट एंड पॉइंट में क्या होगा, ये तो NaHCO3 है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फिनोल्फथालीन ले रहे हैं। तो फर्स्ट एंड पॉइंट में इसका कुछ काम नहीं है, फर्स्ट एंड पॉइंट में सिर्फ Na2CO3 का काम है। क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कन्वर्टेड टू मिली इक्विवेलेंट, कन्वर्टेड टू क्या लिखेंगे, NaHCO3। समझ में आया, क्योंकि Na2CO3 पहला स्टेप में क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NaHCO3 में। ठीक है, तो उसका मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड टिल फर्स्ट एंड पॉइंट। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट में, एंड पॉइंट में सिर्फ यही रिएक्ट करेगा, पर सेकेंड एंड पॉइंट के टाइम में, सेकेंड एंड पॉइंट के टाइम में मिथाइल ऑरेंज जब हम यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जब हम यूज करेंगे, तो आपको बोला था कि ये जब जो रहता है उसका पीएच उस तरह का होता है कि मिथाइल ऑरेंज ही उसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो एट सेकेंड एंड पॉइंट हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड पॉइंट। वो न्यूट्रलाइज किस किस को करेगा, एक करेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड, मतलब जो NaHCO3 यहाँ पे बन रहा है वो भी रहेगा, प्लस क्या रहेगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ऑलरेडी प्रेजेंट। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट वाला कौन सा है, जो मिक्सचर में है वो है मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट, और जो कन्वर्ट हो रहा है NaHCO3 को वो भी है। तो ये दो NaHCO3 मिलके उनका मिली इक्विवेलेंट जितना होगा, हमने जितना HCl ऐड किया होगा उसका मिली इक्विवेलेंट उसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सैंपल, आप ऐसे लिख सकते हो, आपको समझने में आसानी होगी।
ठीक है। तो ये तो आप इस टाइप का अगर मिक्सचर, अगर पहले हमने देखा अगर कार्बोनेट दिया है तो क्या होगा, उसके बाद देखा कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मिक्सचर दिया है तो क्या होगा। अभी हम देखेंगे कि अगर कोई बेस दिया है, जैसे कि KOH दिया है, प्लस दिया है Na2CO3 दिया है, प्लस NaHCO3 दिया है, तो देखना कि इन दोनों को फिनोल्फ्थालीन डिटेक्ट करवा सकता है पर इसको नहीं करवा सकता। तो एट फर्स्ट एंड पॉइंट क्या होगा, क्या होगा देखिए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ऑफ लिख लीजिए, ऑफ छोड़ दिया था, Na2CO3 इक्वल टू हो जाएगा, और ये Na2CO3 क्या होगा, कन्वर्टेड टू NaHCO3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड टिल फर्स्ट एंड पॉइंट। वैसे मेरा सेकेंड एंड पॉइंट में क्या होगा, ये जो NaHCO3 बना है उसके साथ ये जो NaHCO3 प्रेजेंट है, उन दोनों का मिली इक्विवेलेंट का एडिशन होगा, मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड प्लस क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 present in sample इज इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड पॉइंट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप कैसे डिफरेंट अप्रोच करके उसको सॉल्व कर सकते हो मैंने बता दिया, ठीक है। ये आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आप क्लियर हो जाओ। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड, आपका डाउट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग Na2CO3 and NaHCO3 is titrated against HCl, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि 25 ml of this solution required 5 ml of 0.1 NaCl for a titration with phenolphthalein indicator उसके बाद लिखा है द टाइट्रेशन वाज रिपीटेड with
with methyl orange after the first एंड पॉइंट। तो क्या हुआ, पहले टाइट्रेशन हुआ, उसके बाद द टाइट्रेशन वाज रिपीटेड विथ मिथाइल ऑरेंज आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट। ठीक है, तो क्या बोला है, देन 10 ml of 0.1 normal HCl was required. Then 10 ml 0.1 normal HCl was required. Then calculate amount of NaHCO3 and Na2CO3 in the sample। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या मिला है, क्वेश्चन में हमें मिला है कि Na2CO3 और NaOH है, उनको टाइट्रेट किया गया है HCl के अगेंस्ट में, और 25 ml हमने लिया है इनका सॉल्यूशन, जिसको 5 ml 0.1 नॉर्मल HCl चाहिए, जिनको रिएक्ट करने के लिए हमें 5 ml 0.1 नॉर्मल HCl का जरूरत है। ठीक है, HCl का जरूरत है विथ फिनोल्फथालीन H इंडिकेटर। तो जो टाइट्रेशन है उसको हमने क्या किया, रिपीट किया विथ मिथाइल ऑरेंज, मतलब इतना टाइट्रेशन हो गया है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये मेरा फर्स्ट एंड पॉइंट है। फिनोल्फथालीन में मुझे क्या मिल गया, फर्स्ट एंड पॉइंट मिल गया। उसके बाद क्या किया गया, मिथाइल ऑरेंज में उसको टाइट्रेट किया गया, और मैंने 10 ml 0.1 नॉर्मल HCl का यूज किया है। तो मिथाइल ऑरेंज अगर यूज हुआ तो ये क्या हो गया, सेकेंड एंड पॉइंट, हाँ या ना। तो मुझे पूछा है कि इन दोनों का अमाउंट कितना है, इन दोनों का अमाउंट सैंपल में कितना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए तो मैं पहले कर दूंगा इनका मिली इक्विवेलेंट कितना है सैंपल में, वो मैं निकाल दूंगा। तो सॉल्यूशन में क्या करूंगा, फर्स्ट एंड पॉइंट में क्या हो रहा है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, तो उसमें होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, आया ना, टिल फर्स्ट एंड पॉइंट, आया ना, कि फर्स्ट एंड पॉइंट तक कितना ऐड किया है। तो यहाँ पे मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 क्या होगा, HCl का दिया है कि 5 ml HCl है, 0.1 नॉर्मल HCl के साथ रिएक्ट किया है, 0.1 नॉर्मल HCl के साथ रिएक्ट किया है। तो ये हो जाएगा कितना, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml होता है मेरा मिली इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा क्या मेरा 0.5। तो मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड, मतलब जो रिएक्टेड वो मिल गया मुझे, ये आया ना। और बोल सकता हूं इसको कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कन्वर्टेड टू NaHCO3 मिल गया कितना, 0.5। उसके बाद देखिए सेकेंड एंड पॉइंट में क्या होगा, तो यहां से मुझे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 मिल गया, मतलब सैंपल में जितना Na2CO3 है उसका मिली इक्विवेलेंट मुझे मिल गया है। समझ, इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकेंड एंड पॉइंट पे क्या होगा, उसके बाद आप देखिए सेकेंड एंड पॉइंट पे क्या होगा। सेकेंड एंड पॉइंट में मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और NaHCO3 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू हो जाएगा
प्रोड्यूस्ड प्लस क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रेजेंट इन सैंपल, जो सैंपल में प्रेजेंट है, इज इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड पॉइंट, आया ना, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या, एंड पॉइंट। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट निकाल दिया। Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट जितना है, NaHCO3 प्रोड्यूस्ड का मिली इक्विवेलेंट भी क्या है, उतना ही है। उसके बाद इसका मिली इक्विवेलेंट लिख दिया कि तो इन दोनों को ऐड करने से वो किसके साथ इक्वल हो जाएंगे, हमने जो सेकेंड स्टेप में HCl यूज किया है उसके साथ इक्वल हो जाएंगे, उसके साथ इक्वल क्या हो जाएंगे। ये समझ में आया। तो क्वेश्चन तो सबने लिख लिया होगा। तो मेरा सेकेंड स्टेप में ये था। उसके बाद आप सबको पता है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड जो है वो इक्वल टू हो जाएगा क्या, MEQ ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड, आया ना, जितना Na2CO3 रिएक्ट किया होगा उतना ही हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, MEQ Na2CO3 रिएक्टेड, और लिख सकता हूं क्या, MEQ Na2CO3 converted to NaHCO3 is plus milli equivalent of NaHCO3 present in sample equal to MEQ of HCl added between टू एंड पॉइंट्स, है ना, बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, यहां तक आ गया। तो ये जो HCl हमारा था उसका गिवन था कि 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl हमने लिया था सेकेंड एंड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, यहां से मिल गया, क्या हो गया ये 0.5 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इन सैंपल, प्रेजेंट इन सैंपल को मैं इन सैंपल लिख दिया, इक्वल टू इसका मिली इक्विवेलेंट कितना होगा 0.1 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इन सैंपल क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 भी हो गया 0.5, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इन सैंपल आल्सो इज 0.5, ठीक है। यहां तक आप लिख लीजिए, नीचे का तो लिख लिए हो, इसको इरेज कर दे रहा। तो यहां से मुझे मिल गया मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर में और सैंपल में, ऐसे लिख लीजिए, जो मेरा सैंपल है और मिक्सचर है उसमें मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 भी मेरा है 0.5, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 भी है क्या 0.5। तो मेरा मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 होता है, इक्वल टू 0.5। वेट कितना है पता नहीं हमें, मोलर वेट कितना है Na2CO3 का, मोलर वेट कितना है, कितना होता है किसको पता है, किसी को पता नहीं। तो ये होता है 106 ग्राम, 106 ग्राम। वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 1000, ठीक है।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इक्वल टू क्या होगा 0.5। तो अभी यहाँ पे मैंने इसका वैलेंसी फैक्टर को 2 लिखा है, तो अभी आप बोलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2 लेंगे या 1 लेंगे, आप बोलिए। अभी पता नहीं, तो मैं अभी बताता हूँ। देखिए ऊपर का इरेज करता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक होगा। अगर आपने 2 लिख लिया, डायरेक्टली लिख लिया, तो मिस्टेक होगा, क्योंकि मेरा जो Na2CO3 है ना, वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, NaHCO3 में कन्वर्ट हो रहा है। मेरा जो Na2CO3 है वो NaHCO3 में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ या ना। तो मैं पहले इसका मोलर वेट को कैलकुलेट करता हूँ। कितना है मोलर वेट, कैलकुलेट आप खुद कर दीजिए। सोडियम का Na2CO3 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस क्या होगा 3 इंटू 16 इक्वल टू 46 प्लस 12 प्लस 48। तो इसको अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 60 106, हाँ या ना 106 हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए मेरा Na2CO3 कन्वर्ट हो रहा है किस में, NaHCO3 में। तो यहाँ पे मेरा वैलेंसी फैक्टर कितना चेंज हो रहा है, वैलेंसी फैक्टर सिर्फ 1 हो रहा है। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2 नहीं हो रहा है, सिर्फ वैलेंसी फैक्टर 1 हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाँ या ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1, उसका वैलेंसी फैक्टर होगा क्या 1। समझ में आया। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हम नहीं लिख सकते, 1 लिखेंगे। अगर ये Na2CO3 ऐसे होता, अगर H2CO3 में कन्वर्ट होता, तो इसका हम लिखते क्या वैलेंसी फैक्टर 2 लिखते। सो इसके लिए हम वैलेंसी फैक्टर क्या लिखते 2 लिखते। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा कन्वर्सन आधा ही हो रहा है। Na2CO3 सिर्फ NaHCO3 में बन रहा है, इसके लिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 1000, जो भी निकला ग्राम। समझ में आया। मतलब अमाउंट ऑफ Na2CO3 मिक्सचर में होगा इतना ग्राम। अमाउंट ऑफ Na2CO3 क्या होगा, ये जो आपको निकलेगा उतना ग्राम होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 क्या है 0.5 है, तो उसको भी ऐसे लिख देंगे W बाय क्या है MW है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है NaCO3 बन रहा है H2CO3 में, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर होगा कितना 1 इस रिएक्शन के लिए। तो इसको इसका कितना होगा NaHCO3 क्या लिख सकते हैं 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, तो ये होगा कितना 24 प्लस 12 प्लस 48, ये हो गया 84 ग्राम, 84 ग्राम। तो ये हो गया 84 इंटू 1 इंटू 1000 इक्वल टू 0.5, दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू हो जाएगा क्या 0.5 इंटू 84 बाय 1000, ठीक है ग्राम। तो ये है मेरा क्या अमाउंट ऑफ NaHCO3 इन सैंपल। तो मेरा जो सैंपल है और मिक्सचर है उसमें इतना अमाउंट क्या है NaHCO3 है, और ये अमाउंट क्या है Na2CO3 है। आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिए कितना आंसर आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करके जाना है। समझ में आया? वैलेंसी फैक्टर भी चेक करना है, रिएक्शन क्या हो रहा है। अगर Na2CO3 से H2CO3 होता तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1 होता। पर अगर Na2CO3 से NaSCO3 हो रहा है तो उसका 1 होगा, यहां से यहां हो रहा है तो उसका 1 होगा। समझ में आया? पर Na2CO3 से अगर H2CO3 होता तो वैलेंसी फैक्टर क्या आता? 2 आता। डिफरेंस आप देखिए। तो Na2CO3 देख के आप खुश होके उसको वैलेंसी फैक्टर 2 मत लिख देना। 2 अगर लिखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो डबल टाइट्रेशन में अगर क्वेश्चन आएगा, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है। बहुत रेयर होता है डबल इंडिकेटर से क्वेश्चन आना, पर बीच बीच में आ सकता है, इसीलिए करवा दिया। तो अभी देखिए, अभी हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस क्या क्या फॉर्मूला है। ये खत्म हो गया आपका मूल कॉन्सेप्ट। कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको जरूर चाहिए, मतलब कुछ मेथड्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वाला है, हेडिंग दीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। नॉर्मल एटॉमिक वेट का तो आप जानते हो डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो उसमें पहला आएगा हमारा आइसोटोपिक मेथड में, आइसोटोपिक मेथड। तो आइसोटोपिक मेथड से याद रखना, हमारा एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट होता है। क्या होता है? एवरेज और मीन भी बोलते हैं, एटॉमिक वेट कैलकुलेट होता है। और आइसोटोपिक मेथड मतलब अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, आइसोटोप्स मतलब क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उस टाइप का आइसोटोप्स अगर प्रेजेंट है तो आइसोटोपिक मेथड में हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, हम डायरेक्ट कर देंगे। कैलकुलेट एवरेज atomic mass of phosphorus if it exists in isotopic forms. Isotopic forms P31, P32 and P30. P31, P32 and P30, and percentage abundance of P31 is 25% and P32 is 35%। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज और मीन एटॉमिक मास, देखिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर कोई आइसोटोप है, पकड़ लीजिए मेरा आइसोटोप 2-3 है, मतलब एक है मेरा A, B और C। इसका मास पकड़ लीजिए M1 है। ठीक है। एक है मेरा A, उसका 3 मास है, M1, M2 और M3। ठीक है। और उसका एबंडेंस है, इसका है पकड़ लीजिए x1%, इसका x2%, इसका x3%, x1, x2 एंड x3%। तो मेरा एवरेज और मीन एटॉमिक मास लिख सकता हूं ऐसे, एवरेज एटॉमिक मास होता है x1m1 प्लस x2m2 इक्वल टू होता है x1m1 प्लस x2m2 प्लस x3m3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3। समझ में आया? x1 प्लस x2 प्लस
x3। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे वही फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या होगा मेरा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास, और एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि क्या ले रहे हो, वेट लिखो या मास लिखो कुछ डिफरेंस नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू होगा, इसका एबंडेंस क्या है, गिवन है P31 है, P32 है और P30 है। P31 का 25% दिया है, इसका दिया है कितना 35%, तो टोटल मेरा होता है 100%। तो इसके लिए क्या होगा 100 माइनस 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 क्या हो रहा है 60, तो ये हो रहा है 40%, हाँ या ना। तो लिख लीजिए क्या होगा 25 इंटू 31 प्लस 35 इंटू 32 प्लस 40 इंटू 30 बाय 25 प्लस 35 प्लस 40, 25 प्लस 35 प्लस 40। ठीक है, तो यही होता है, मतलब अबंडेंस मतलब क्या है, कितना परसेंट है उसका अर्थ के क्रस्ट में, उसका अमाउंट कितना परसेंटेज है उसको बोलते हैं क्या अबंडेंस। तो वो अगर दिया है और उनका अगर ऐसे एटॉमिक मास दिया है तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद सेकंड आएगा हमारा बाय डुलोंग पेटिट मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास बाय डुलोंग पेटिट मेथड, डुलोंग पेटिट मेथड। तो डुलोंग पेटिट मेथड में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास का कैलकुलेशन होता है। क्या निकलता है, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इक्वल टू लिखते हैं हम, इक्वल टू हम लिखते हैं कि 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट। ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। तो स्पेसिफिक हीट अगर मेरा दिया है, स्पेसिफिक हीट अगर मेरा दिया है तो मैं 6.4 से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और एक फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी मेथड। तो वेपर डेंसिटी को हम लिखते हैं कैपिटल VD। तो मेरा इससे हम एटॉमिक मास मोलर मास दोनों डिटरमाइन करते हैं। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। ठीक है, दो टाइप का हम डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी मेथड में एटम होगा तो क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा, मॉलिक्यूल होगा तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आएगा। समझ में आया। और ये दोनों ही किस में आएंगे, AMU में आएंगे, हाँ या ना। तो इन दोनों का अगर 1 मोल का हम ले, एटॉम का या मॉलिक्यूल का कुछ भी मास, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मोलर मास। ये आपको पढ़ा लिया था, हाँ या ना। तो क्या होता है कि मोलर मास होता है मेरा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मेरा मोलर मास क्या होता है
2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मुझे अगर मोलर मास मिल गया, मोलर मास से मैं एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास जो भी हो वो मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो मोलर मास होता है क्या, 1 ये के लिए, ग्राम के लिए, सॉरी 1 मोल के लिए। एटॉमिक मास होता है 1 एटम के लिए, और 1 एटम के लिए मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मॉलिक्यूल के लिए। इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो आपको मोलर मास मिल जाएगा ग्राम में, आप उसको क्या करना है, एटॉमिक मास कन्वर्ट करने के लिए उसको आपको एएमयू में कन्वर्ट कर देना है। आपको बताया था क्या करना है, कैसे एएमयू को ग्राम करते हैं और ग्राम को एएमयू करते हैं, याद है या नहीं। एएमयू में अगर Na मल्टीप्लाई किए तो वो हो जाएगा ग्राम। तो मैं कर सकता हूं मोलर मास इक्वल टू, मुझे पता है अगर एटम है क्या होगा, एटॉमिक मास इंटू Na होगा, आया ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेरा एटॉमिक मास इंटू Na इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो दैट इम्प्लाइज एटॉमिक मास क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय Na। 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा, Na। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला ये वाला भी लिख लीजिए। आता है बीच बीच में, मतलब इसका एप्लीकेशन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फाइनल एक टर्म आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज का क्लास का फाइनल टर्म है। उसके बाद मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, वो है लॉसमीट नंबर। लॉसमीट नंबर, ठीक है। तो लॉसमीट नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लॉसमीट नंबर सिंपली होता है number of molecules in 1 ml of gas at STP। तो number of molecules in 1 ml of gas at STP होता है लॉसमीट नंबर। तो उसका मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, उसका मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं कि लॉसमीट नंबर इक्वल टू, क्या लिखूंगा, तो मेरा एसटीपी पे आप सबको पता है कि मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, आया ना। तो 22.4 लीटर को मैं लिख सकता हूँ 22400 ml। तो लॉसमीट नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर 1 ml। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 1 ml हो गया, है ना। तो आप सबको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na होता है, और मुझे पता है 1 क्या है, ml है, ठीक है, ml। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपको पता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी इंटू Na, आया ना। तो यहाँ सबको आपको पता है गिवन वॉल्यूम क्या है, 1 ml ही है, गिवन वॉल्यूम क्या है 1 ml है। तो गिवन वॉल्यूम की जगह 1 डाला, इंटू Na हुआ,
मोलर वॉल्यूम की जगह क्या हो गया STP 22400 ml, 22400 क्या है ml। तो दैट इम्प्लाइज मेरा लॉस्टमिट नंबर क्या हो गया, नंबर का वैल्यू हो गया Na डिवाइडेड बाय 22400, वैल्यू निकाल दो तो होगा ये 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400, हाँ या ना, ऐसे होगा ना 00। तो इसका वैल्यू आता है कितना 2.688 इंटू 10⁻90। इसको हम नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻90। तो मेरा लॉस्मिट नंबर का वैल्यू क्या होता है 2.7 इंटू 10⁻90। ठीक है, यह डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, अगर आएगा तो डायरेक्ट ही यही पूछा होगा कि उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ खत्म हुआ। तो आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीटली ओवर हो चुका है टॉपिक। तो आप इसके रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके बस में हो, आप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।